हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन, एक दिन की छुट्टी के बाद हम लोग ट्रेड रिज्यूम करते हुए और डिसेंट परफॉर्मेंस है, अपटिक्स कंटिन्यू करते हुए, जबकि संकेत बिगड़े हुए थे। मैं उस सब पे डिटेल में आऊंगा। पहले टीज कर दूं 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। पिछले शो से इस शो में भी मदद करने के लिए कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत साहब हमारे साथ हैं। कुछ बढ़िया 10 के दमदार ट्रेड्स सावंत साहब से लेने हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर होंगे, गाबा सर से भी बातचीत करेंगे। साथ में कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब, ये चारों कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग और मार्केट्स को मैप करने में हमारी मदद करेंगे। एक मिनट, जरा फुल फ्रेम पे श्रीकांत को लेकर आइए। नए नजरिए से दुनिया देख रहे हैं, लग रहा है चश्मा बदल दिए एकदम। श्रीकांत, ये तो गजब लग रहा है यार। अरे मैंने बोला कि इतने कोविड से अगर आप देखें तो हम वही फ्रेम लेके बैठे थे, तो मैंने बोला थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए। अच्छा, फ्रेम चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? क्या अलग दिखा? हाँ, कुछ दुनिया के जो कलर्स है वो कुछ अलग दिख रहे हैं मुझे। इनफैक्ट मैंने जब से फ्रेम चेंज किया तब से मार्केट बढ़ने की शुरुआत तो डटे रहिए, पहने रहिए। तो श्रीकांत, नए फ्रेम से व्यू देख, मार्केट देख रहे हैं, वो क्या नजर आ रहा है उस पर आता हूं मैं। साथ में सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। और आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा सर भी हमारे साथ होंगे। ये है आज का लाइनअप। अब आते हैं मार्केट्स पे। मैंने कहा बढ़िया मूव से बैक टू बैक, मेरे ख्याल से 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया। पिछले हफ्ते थर्सडे छुट्टी थी, तो वेडनेसडे, उसके बाद फ्राइडे, मंडे और आज हर दिन तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। और ये वीकली साइकिल तो गजब की रही है। फ्राइडे मंडे अच्छे मूव्स के बाद अब फिर आधे % की मजबूती के साथ 72 अंक मजबूत 17,470 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। ये भारतीय बाजारों की चाल स्ट्रांग है, जबकि ग्लोब, यूएस थोड़ा सा अटके हैं। यूएस में मंडे को भी मिला जुला कामकाज था, नैस्डैक पेन में था, बाकी पॉकेट तो चल गई थी, लेकिन कल अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस थी। कुछ कंसर्न्स ग्रोथ रिलेटेड यूएस के डेटा में भी एमिनेट कर रहे हैं। उसके बावजूद हम पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहे हैं। निफ्टी बैंक फ्लैटिश है, स्लाइटली इन ग्रीन, थोड़ा सा मिला जुला है। कुछ निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने क्वार्टरली अपडेट्स पर अच्छा रिएक्शन दिखा रहे हैं, बाकी निफ्टी बैंक की पॉकेट्स वीकनेस के साथ ट्रेड करती हुई। पर हाईलाइट ये है कि इस समय आज भी ब्रेथ बढ़िया है। सुबह खुले थे तो स्ट्रॉन्ग ब्रेथ थी, और अब धीरे धीरे और ब्रेथ मोमेंटम थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में पिकअप ही हो रहा है। 7:2 का रेशियो है। जितने शेयर ट्रेड हुए, हर 9 में से 2 दबाव में, तो 7 मजबूती के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आए। इस तरह की ब्रेथ है। ब्रेथ इंप्रूव हो रही है जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है। ये अच्छा बैरोमीटर है बाजारों के लिए। लेकिन जो अब तक का 45, 46, 47 मिनट का सेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट्स की चाल को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है वीरू के, ये जान लिया जाए। वीरू, बढ़िया मूव्स थे, 17,470 के लेवल्स पे हम आके खड़े हुए हैं। निफ्टी बैंक पोजीशन कैसा, क्या देखना है? देखिए आशीष, इन दोनों ही इंडस्ट्रीज के पास एक बहुत छोटी सी गुंजाइश है, आप यकीन मानिए। जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ 471,503 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये देखिए, वहीं से आके कोलैप्स हो रहा है बार बार। आशीष, एक कलेक्टिव जिसे कहते हैं ना, आई मीन अगर एफर्ट्स हुए तो ये पार हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्यों? निफ्टी आईटी, पहली चीज याद रखिएगा, निफ्टी आईटी परसों का जो इसका हाई था, दैट वाज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कोलैप्स हो गया शुक्रवार को, सॉरी मंडे को। ये तो बड़ी दिक्कत होती है एक दिन की छुट्टी के बाद। ये आशीष 27 करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि जरा निफ्टी बैंक, ये निफ्टी आईटी लिखे, यस, यहां पर इसका 20 डे में प्लेस्ड है निफ्टी आईटी का, वो नोट करके रखिएगा 28,720। अगर ये क्लस्टर बाइसेक्ट हो जाए, इसके ऊपर निफ्टी आईटी सस्टेन करने लगे, तब याद रखिएगा निफ्टी के पास माइलेज होगा। अभी भी ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है 28,720 20 डे में फॉर निफ्टी आईटी, अगर ये इसको रीगेन कर ले। एंड सेकेंड पार्ट इज रिलायंस। रिलायंस हल्का सा बैकफुट पे करने लगे, और रिलायंस देखिए, मैं प्राइस पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसको परेशान कर रहा है, वो परसिस्ट करता है। जरा प्लीज एक बार रिलायंस स्क्रीन पे लेके आइएगा। 2324 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका 50 डे में है प्लेस्ड, याद रखिएगा 2343। ये 2 सर्कमस्टेंसेस आशीष होंगे जो निफ्टी को ये 17,471 और 17,503 की ट्रेजेक्टरी को पार करा देंगे। रिलायंस बैकफुट पे, बट
मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी आशीष वो कर देगा। सो निफ्टी के लिए ये व्यू है, 471 के ऊपर 503 और 503 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग। बट स्टिल आशीष, मेरा आज प्रेफर इंडेक्स बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इज निफ्टी बैंक। एग्जैक्टली जो सुबह की अप्रोच थी 810 की डिप को बाय कीजिएगा, प्रीवियस क्लोज वही लो था। एंड द मोमेंट वी विल क्रॉस 41040 आशीष, आप निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखेंगे आशीष। निफ्टी सुबह से चर्चा हुई भी थी, निफ्टी बैंक थोड़ा सा क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। यह है अब तक के जो सेशन हुआ उसका लब्बो लबाव, कैसे अब अप्रोच करें, कौन से की लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने की जरूरत। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। आज बजाज ट्विंस, आज एचडीएफसी ट्विंस, ये पॉकेट्स बड़ी आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई, निफ्टी नियर डेज हाइज इस समय अब कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। यह है कंट्रीब्यूशन। वो एचडीएफसी ट्विंस दोनों अपने क्वार्टरली अपडेट्स पे बढ़िया तरीके से रिएक्ट करते हुए, इवन बजाज फाइनेंस अपने क्वार्टरली अपडेट पे रिएक्ट करा, इसका रब ऑफ बजाज फिनसर्व पे था, और बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो मूव दिखा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहले आप जरा 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। सबसे पहले सावंत साहब के पास चला जाए। सावंत साहब, कौन कौन से प्रेफर्ड पिक्स होंगे इस समय के? सबसे पहला मैं थोड़ा सा एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। आईटीसी मुझे लग रहा है बेस स्ट्रांग बनी है काफी दिनों बाद और एक उछाल के लिए तैयार है। आइडियली इसको 385 के ऊपर लेना चाहिए, बट मैं अभी ही एंटर करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 378, 378 पे, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ से पहला टारगेट 390 और 390 के ऊपर करीबन 395 के आसपास ये पोजिशनली जा सकता है। तो मुझे काफी दिनों बाद इस स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही है, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड, वो होगा बंधन बैंक। मुझे लग रहा है कि ये एक अहम सपोर्ट इसका ब्रेक हो चुका था, जो था ऑलमोस्ट 210 का, और अब एक रैली आई है। नॉर्मली जब सपोर्ट की तरफ रैली आती है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली का अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये मैं एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 212.50, 212.5, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 190 का होगा, 190। आईटीसी एक बाय कॉल, हैवी वेट 390, और उसके बाद हो सकता है 395 तक की तेजी दिखाए, पर बंधन बैंक में शायद थोड़ा सा मामला पस्त पड़ सकता है। ये सावंत साहब के प्रेफर्ड पिक्स। चश्मा बदलने के बाद समझ लीजिए कैसा मूड बन रहा है, नजरिया कैसा बन रहा है श्रीकांत का। श्रीकांत, क्या लग रहा है मार्केट्स को देखकर, कितनी तेजी आप लोग और एंटिसिपेट कर रहे हो? क्या ट्रेड ले रहे हो निफ्टी पर, और आपके इस समय के प्रेफर्ड पिक्स? बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, हमें लगता है कि ये मार्केट ने 17,200 के लेवल्स को जो ब्रेक किया है वो एक डिसिसिव ब्रेकआउट है। कई सारे स्टॉक्स में एक साथ हमने तेजी देखी है। बजाज ट्विंस, एचडीएफसी ट्विंस में जो तेजी आज बनी है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफी कंस्ट्रक्टिव मूव हमें यहाँ से मिल सकता है। बट साथ ही साथ 17,500 के करीब, जैसे अभी वीरेंद्र ने बताया, कई सारे रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा शायद इस पर्टिकुलर जोन पे, कल क्रेडिट पॉलिसी भी है तो थोड़ा वक्त गुजार सकता है। हमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स या उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है कि जो अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक कल के हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम बन रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एचडीएफसी। सो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ऐसे लगता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि इन द फ्यूचर जैसे मैक्रोस टर्नओवर है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आ चुका है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरते जा रहा है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और उसके काफी नजदीक आते जा रहा है। ये सब फ्लोज इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये रेट साइकिल अगर थमती है और अगर यहाँ पे अगर कुछ रेट कट की अगर एक्सपेक्टेशंस की अगर शुरुआत अगर होती है तो हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स में एफआईएस के फ्लोज आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो हमने एक लो देखा है वो काफी एक इंपॉर्टेंट लो मार्केट ने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो हमें बाइंग करना है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू आज या आज के 1-2 दिन के लिए हमें लगता है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है सबसे पहले आशीष जी फोकस करना चाहिए नाइका के ऊपर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक प्रॉमिसिंग पैटर्न नाइका में बना हुआ है और इसमें डबल बॉटम बना है या हायर बॉटम बना है। काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न के साथ ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। कम से कम वापस ये स्टॉक 145-150 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 132-134 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 127 रुपए का, टारगेट्स रखे 145 से लेकर 150 के।
और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी तेजी बनेगी, तो वहां पे आपको फोकस करना है टेक महिंद्रा के ऊपर। और टेक महिंद्रा अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है, इट इज ट्रेडिंग अराउंड सम 1110 1112 के करीब। ये हमें लगता है कि 1150 1160 के लेवल्स दिखा सकता है। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा को भी लॉन्ग करके चले। नायका, टेक महिंद्रा तो पिछले शो में हमने मेरे ख्याल सतपुर साहब ने पिक भी दिया था टेक महिंद्रा का जाते जाते, और ये देखिए फिर से श्रीकांत भी कह रहे हैं टेक महिंद्रा में तेजी तूल पकड़ेगी। बाकी के 10 के दिन ट्रेड में जाऊं उससे पहले लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक खींच के लेकर आइएगा। अभी अभी अपडेट आ रहा है कि लार्सन एंड टूब्रो ने एक हाइड्रोकार्बन बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बैग करा है। इनफैक्ट दे गॉन टू से मेगा कॉन्ट्रैक्ट बैग करा है। और लार्सन एंड टूब्रो की क्लासिफिकेशन जो होती है उसमें मेगा वो होता है जिसकी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू उस ऑर्डर की हो। तो मतलब आसान शब्दों में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू का कोई ऑर्डर लार्सन एंड टूब्रो के हाथ में आता हुआ, और दिन के हाईस पर 0.25% ऊपर लार्सन एंड टूब्रो। ऐसे में नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश से पहले तो नीलेश अपनी पिक्स पे जाओ, उससे पहले लार्सन एंड टूब्रो का गुड मॉर्निंग एक चार्ट चेक दे दीजिए। मॉर्निंग आशीष जी, देखिए एक कोइंसिडेंस है, एलएनटी पे ही हमारी खरीदारी की सलाह थी। हालांकि कुछ एक मिनटों में एक आध स्पर्ट इसमें देखने को मिला है। अगर हम इसको ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। 2210 के ऊपर जैसे ही निकलेगा यहाँ पे 2250 से लेके 2270 तक की अपसाइड बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए इसे प्ले किया जा सकता है। 2220 2220 का कॉल ऑप्शन जो कि 43 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 31 रुपीज का, और ऊपरी स्तरों पर 60 रुपीज से लेके 70 रुपीज तक की अपसाइड एलएनटी के 2220 के कॉल ऑप्शन में बनती हुई नजर आ सकती है। तो अंडरलाइन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अप्रैल सीरीज में 2250 से लेके 2280 तक का मूव हमें एलएनटी में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2170 के नीचे का, अगर कोई अंडरलाइन में कैश में खरीदारी कर रहा है तो एलएनटी पे डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। इसके साथ साथ देखिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम, एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। कोफोज एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे 3600 लेवल के आसपास का एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है, और उसके बाद जो पुल बैक हम देख रहे हैं यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। इमीडिएट टारगेट 4000 के होंगे, स्टॉप लॉस रखना होगा 3840 का। तो 3840 के स्टॉप लॉस से 4000 के टारगेट के लिए कोफोज में खरीदारी करने की सलाह होगी। कोफोज और आशीष, ये जो 10 पॉइंट निफ्टी पे आए हैं दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूशन। अभी आशीष और मेरी मंत्रणा क्या हो रही थी, एवरेजेस काम बखूबी करते हैं। लुक एट निफ्टी आईटी, अभी करीब करीब उस एवरेज के ऊपर 70 पॉइंट का स्विंग आया है। अभी मात्र इसी कार्यक्रम के दौरान, अभी मतलब 10 का दमदार ट्रेड में इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। 20 डे का निफ्टी आईटी को सेकंड मतलब 3 सेशन में सेकंड टाइम क्रॉस करना, ये एक निफ्टी के लिए अब अच्छे सर्कमस्टेंसेस बना रहा है। 2 कंपोनेंट्स से रिलायंस वो तो चला नहीं, लेकिन हाँ यस, इस वक्त निफ्टी आईटी वेल अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो ट्रेड्स यहाँ पे और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, और मैं इनफैक्ट जिन पे शायद थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। एक बार जरा लेके आइएगा आप टाटा कंज्यूमर, गजब को मूव देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। नीलेश, एक बार आपके पास फिर आऊँगा। इट्स स्ट्रॉन्ग कैंडल, और एक ज़माने बाद मतलब मैंने जो फिल्टर लगाए हुए थे उसमें 50 डेमा के फिल्टर थे। 27 दिसंबर 2022 के बाद फर्स्ट टाइम टाटा कंज्यूमर अब 20 डेमा को पार करता हुआ। इसको कहीं ट्रेड में इंक्लूड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, लगभग 685 से 690 के जोन में, और एक काफी लंबे समय की ग्रेजुअल डिक्लाइन के बाद यहाँ पे जो लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बने थे वो नेगेट हुआ है, और फॉर्मेशन अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में होता हुआ नजर आ रहा है। एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे नजर आ रहा है आज के सेशन में। तो स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी काउंटर निकल चुका है, और ऊपरी स्तरों पर 740 से लेके 750 तक की अपसाइड में देखने को मिल सकती है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 750 के आसपास है, तो एटलीस्ट वहां तक का अपमूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो करंट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी गिरावट पे कर सकते हैं। 700 के नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा, और अप्रैल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। 750 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके प्रकाश सर, संक्षेप में आपकी 2 कॉल्स मुझसे पूछ रहे हैं?
यस सर, प्रकाश सर आप ही हैं कार्यक्रम हाँ में जी, इस वक्त। बिल्कुल। स्टॉक जो मुझे पसंद है स्टॉक वो है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप पर ध्यान देना चाहिए, अपसाइड ऑन है, 188 के 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए 187 का, बस ज्यादा नहीं। टारगेट 195, इसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। डेल्टा कॉप पसंद है मुझे। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है HCL टेक। IT क्षेत्र अच्छा लग रहा है, ट्रेड कर रहा है 1099 के आसपास। 1090 का स्टॉप लगाकर चले तो 1110 से 1120 ये एक जोन है, वहां तक जा सकते हैं। HCL टेक बढ़िया। ये बाकी किसी के रडार पे आए ना आए, गावा सर के रडार पे डेल्टा का हमेशा आता है। बिल्कुल। क्या ये गजब है। अरे गोवा नहीं गए बहुत टाइम से आप गावा सर, क्या हुआ? बहुत खेच है कि जाना चाहिए वहां पर, लेकिन क्या करूं, आप चलते भी नहीं है। आप प्रोग्राम बनाइए, बीच में तो वीरू ने बनाया था प्रोग्राम हरिद्वार का, नहीं ऋषिकेश का बनाया था, कैंसिल कर दिया। कहाँ गोवा और कहाँ हरिद्वार। वीरू प्रोग्राम ही गलत बना देते। ठीक है, सही बात में आदमी की चॉइस गलत हो गई यहाँ पे। आदमी की चॉइस गलत हो गई यहाँ पे। अच्छा देखिए हम हैं शरीफ इंसान, है ना। शरीफ इंसान, सर्दी हुई तो दूध पी लिया, गर्मी हुई तो लेमन जूस पी लिया। अब हम तो हरिद्वार का प्रोग्राम बना रहे थे, ऋषिकेश का प्रोग्राम बना रहे थे, हमें कहाँ डेल्टा की पड़ी थी। ठीक है भाई, हम सब हरिद्वार जाएंगे इस बार छुट्टी स्पेंड करने। लेकिन चलिए अब क्विकली, मैं आज के 10 के दमदार ट्रेड्स हो गए और इस बीच मार्केट बिग वो ICC कड़ी में हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा सर जुड़ते हुए दिखाइए स्क्रीन पे। यार समीर सर गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हाय। समीर सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी। इस संडे को क्या हुआ, ओपेक ने बोला हम प्रोडक्शन कट कर रहे हैं क्योंकि मंदी की आहट है। सोना $2040 प्रति आउंस के आसपास खड़ा हुआ है क्योंकि स्लोडाउन, मंदी की आहट है। इवन यूएस के डेटा जो आए कल परसों के बीच में वो कमजोर होने शुरू हो चुके हैं। ये क्या धीरे धीरे मंदी की आहट वाकई नजर आ रही है, दिक्कत में आने वाले हैं? मंदी आनी है तो कितनी आनी है? हीलियस कैपिटल में आप लोग कैसे, क्या तैयारी कर रहे हो? लग रहा है क्या स्लोडाउन तो था शायद आ रहा था, लेकिन रिसेशन के फियर्स बढ़ रहे हैं। मंदी की वो नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड को आप कहें तो गोल्ड के तो और भी काफी रीजन हो सकते हैं बढ़ने के। मुझे लगता है गोल्ड का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि चाइना और रशिया वगैरह, अब पर्टिकुलरली चाइना, क्योंकि रशिया के साथ जो हुआ उनके डॉलर रिजर्व्स के साथ, ऑन द मार्जिन चाइना अपने जो एक्स्ट्रा रिजर्व्स है वो गोल्ड की तरफ ही डायरेक्ट करेंगे रादर देन बाइंग US डॉलर या US डॉलर ट्रेजरीज। तो वो तो एक बहुत बड़ी डिमांड उनकी है। मे बी एवरी अदर कंट्री जो थोड़े नर्वस हो कि अगर US के साथ कहीं लड़ाई हो गई, कहीं नाराजगी हो गई, सो दे वेपनाइज द डॉलर रिजर्व्स बाय, मतलब बेसिकली आपके ऊपर वो लगा देते हैं सैंक्शंस। सो उसको एक मिनट छोड़िए, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें या इवन US की करें, तो आप जो भी कहें, US मार्केट इज अप, लाइक नैस्डैक इज अप आई थिंक मोर देन 13% अप है इस साल, एंड कल भी अप ही था या डाउन 0.4-0.5% था। मतलब इतना आपने सडनली बेरिशनेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है खाली उनके बैंकिंग इश्यूज को थोड़ा सा सॉल्व करना है, और वो टाइम से सॉल्व होगा इन द सेंस कि अगर लोगों को लगे कि किसी बैंक में भी प्रॉब्लम होगी, फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट्स होगा, तो वो आके उसको सेव कर देंगे, तो वो पब्लिक माने ना माने वो उनका प्रेशर कम हो जाता है। तो उसको दूसरे तरीके से देखें कि अब 6 महीने में, 3 महीने में, जो मैं अभी तो सोच रहा था कि अभी हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट्स इन US विल, सॉरी, इंटरेस्ट रेट्स विल पीक। अब क्या है कि जो बैंक्स में प्रॉब्लम हुई है US में, उसका इफेक्टिव ये है कि करीब आप अज्यूम करें कि 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बराबर की प्रॉब्लम हुई है। दैट मीन्स जो भी पहले इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें आप 0.5% जोड़ दीजिए कि जो 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक्स ने अचीव करना था वो बैंकिंग क्राइसिस ने अचीव किया, इन टर्म्स ऑफ डिमांड को सप्रेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को सप्रेस किया, क्रेडिट ग्रोथ को सप्रेस किया। जो इंटरेस्ट रेट के थ्रू आप कराते वो क्राइसिस ने कराया है। सो वो भी एंड गेम में है, उनके 3-4-6 महीने में उनका काम खत्म हो जाएगा। बैंकिंग इश्यूज सिर्फ उसको सॉल्व कर, बैंकिंग इश्यूज अभी भी जस के तस बने हुए, हमें लगा वो काफी दिनों से कुछ खबर बुरी आई नहीं, तो हो सकता है सॉल्व हो गए हो। वो सॉल्व नहीं हो सकता ना, उसमें सारा कॉन्फिडेंस का गेम है, इन द सेंस कि अभी आपने सपोज बॉन्ड्स लिए एट 1% इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट है 5%, तो आप गिनो ना गिनो उनका लॉस हो चुका है हेल्ड टू मैच्योरिटी का। अब अगर डिपॉजिट्स पे प्रेशर ना आए
तो किसी को वापस पैसे करने के लिए वो बॉन्ड अगर बेचने ना हो तो सब बचे हुए हैं। अगर कोई बोले आके कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया, फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कोई क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, वो कहे जी अभी पैसे दो, तो बैंक को वो पैसे वापस करने के लिए डिपॉजिट्स अपने दे हैव टू सेल देयर सिक्योरिटीज। वो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में अभी लॉस होगा। देन दे विल से कि इक्विटी कैपिटल बैंक्स का इतना है और अनरियलाइज्ड लॉसेज इतने हैं। अगर वो अनरियलाइज ही रहे और 1-2 साल निकल जाएं और न्यू पैसों से आप नए बॉन्ड ले लो, या आपका मेच्योरिटी पिछले बॉन्ड की कम हो गई, या आपने हल्के हल्के उनको कम कर दिया, या इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए, तो उसके बाद वैसे ही वो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन इंप्रूव हो गई। सो इट इज ऑल इट्स ऑल अ कॉन्फिडेंस इशू। उन लोगों ने अपनी तरफ से बेचारों ने यूएस के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए थे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट मूव से उनकी वैल्यू कम हो गई है। अगर उनको बेचने ना पड़े तो उनको लॉस नहीं होगा। जैसे इंडिया में भी होता है कि आपके कुछ बॉन्ड्स होते हैं मार्क टू मार्केट करीब 30%, और बाकी होते हैं हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दैट मीन हम रोज रोज उनकी प्राइस को नहीं देखेंगे, हमें है कि 5 साल में, 3 साल में, 6 साल में हमारे गवर्नमेंट पैसे वापस कर देगी, बीच की वैल्यू हम नहीं गिन रहे। सो दैट इज द स्टोरी। सो इट्स द स्टोरी ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें उनको ये सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए बस, कि अगर प्रॉब्लम हुई तो आ जाएंगे, एंड देन नोबडी पैनिक्स। अच्छा समीर सर, आपसे जो लास्ट आखिरी गुफ्तगू हुई थी वो मार्च बजट स्पीच के बाद हुई थी। बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन हुआ था। तब से लेके अब तक के बीच में आपका कन्विक्शन किस चीज़ पे बना है? सबसे स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में, या फिर आप लोगों ने जो बाय किया हो, जिस पे अपना वेटेज थोड़ा बढ़ाया हो, वो क्या क्या स्पेस है इस वक्त, स्पेशली अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले? ये प्रश्न पूछना आपसे। एग्जैक्टली ऐसे नहीं यार, मैं बिग पिक्चर में बात करूं तो हम फाइनेंशियल्स और बैंक्स में ओवरवेट थे, और आईटी हमारा 0 था, विच वाज अ बिग थिंग्स में हमें हर वक्त होता है कि आईटी का क्या किया जाए। तो आईटी में हमने एक भी शेयर नहीं खरीदा, और हमें लगता है कि हमारा वो जो व्यू था वो अब तो पक्का प्रूव हो गया कि ठीक ही था, कि आईटी स्टॉक्स आर अगेन डाउन 5-7% मे बी इन मार्च, एंड दैट जो गाइडेंस होगी इन आईटी कंपनीज की कांस्टेंट करेंसी में, मैं पहले कहता था 5% होगी, अब 4 से 6, 5-6% टाइप होगी। और ये जो नए इश्यूज हुए हैं उसके कारण हो सकता है थोड़ी कम भी हो। नए इश्यूज इन द सेंस कंपनीज का 37-40%, और उसमें क्राइसिस इन द सेंस कि वो इस समय उनके इतने इश्यूज थे मार्च में, पर्टिकुलरली मार्च में, कि वो कहाँ से आप हमारी इंडियन आईटी कंपनीज को प्रॉपरली गाइड करेंगे कि अब उनके क्या बजट्स होंगे अपने इन आईटी, एंड उसमें कितना डिस्क्रिशनरी होगा, कितना बेसिक वर्क होगा जो नॉट चेंज। सो मेरा आईटी वाला काम ठीक हो गया, बट हमने अभी तक आईटी लिया नहीं है, अब अप्रैल में गाइडेंस के बाद देखेंगे। अगर आप रिलेटिवली देखें तो अब हम मोर एंड डबल मोर बुलिश, जिसमें कुछ कर नहीं सकते खास, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा नियरली 9-10% है, वो एचडीएफसी बैंक, जिसमें आज भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए उसके, जो भी प्री रिजल्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं। सो वही हमारी अभी चल रही है स्टोरी की फाइनेंशियल बेटर है आईटी से। दिस इज द बिग बेट रिलेटिव। कंज्यूमर में स्लो डाउन है, उनके स्टॉक ज्यादा नहीं चले, 2-4 हमारे ठीक है, वरुण बेवरेज टाइप, बाकी अभी स्लो डाउन के साथ ही हैं, प्लस माइनस घूमते हैं। बैंक्स पे आपका कन्विक्शन बखूबी रहा, और इनफैक्ट अभी 4-5 दिन पहले सर दिनशॉ सर आए थे, तब भी हम उनसे यही कह रहे थे कि आईटी पे आप लोग का जो कन्विक्शन था, अवॉइड आईटी, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत बड़ा रिस्की था, अच्छा सर इसका इंडेक्स में, बट ठीक है अब चल गया। हाँ अच्छा सर, ये आरबीआई पॉज लेगा या फिर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का, और यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है, भारत में क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? आपने यूएस के इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी और फेड के फैसलों की बात की, 0.25 बढ़ाएंगे, बिकॉज एक तो क्या होता है कि अगर वैसे तो ठीक ही चल रही है हमारी, तो 0.25 अभी बढ़ा दे तो कभी आगे काम आता है उसका वो करना। अभी 0.25 अब नहीं बढ़ाएंगे तो और नर्वसनेस क्रिएट होगी कि अब आप ये कर रहे हैं, बिकॉज क्या है एंड में यूएस में अभी 1 ईयर इंटरेस्ट में मेरे को लगता है 5.5% के करीब मिल सकते हैं बैंक डिपॉजिट में, पर्टिकुलरली इन स्लाइटली वीकर बैंक्स, जो कि सेफ है अदरवाइज। तो हमने भी हमारे आई थिंक आई टोल्ड वंस कि हमारी कंपनी में हमने 1 साल के कुछ डॉलर डिपॉजिट्स किए 5.4 या 5.25% पे। अब कैन यू इमेजिन अगर 5.25% में यूएस डॉलर डिपॉजिट के पे लग रहे हो पैसे, तो इंडिया में लगते हैं अराउंड 7 में, आई थिंक 7 to 7.25। overall spread has to be a little higher.
So अभी I think they should increase 0.25% and then say कि no, this is part and parcel of being in a global setup, and फिर over time देखते हैं क्या होता है. But I think 0.25% बढ़ाना is better than not बढ़ाएंगे. वही है समीर सर, हमारा भी वो आवाज का एमपीसी है, उसमें भी सबने जो आप कह रहे हो 25 बेसिस पॉइंट कल हाइक की बात करके मार्केट के साथ चले, इसमें कोई ओवर बोल्ड और कोई फायदा भी नहीं. थोड़ा बफर भी होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कट करने के लिए आपके बफर भी होना चाहिए. ट्रू. अच्छा, कट से याद आया समीर सर, जब हम बातचीत की शुरुआत ही हुई थी यूएस के रिसेशन फियर्स को लेकर, तो फेड बीच में ऐसा लगने लगा फेड भी काट देगा. इस कई लोग मानने लगे थे सेकंड हाफ में काट देगा, इसी सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया. अब मैं नहीं मानता. हाँ, अब तो लग नहीं रहा है. कब फिर काटेगा सर? कब वो ट्रेंड बदलेगा? कब वो चाल पलटेगी? पहली बात यह कि दिसंबर तक या जनवरी तक मैं सोचता था कि मार्च अप्रैल तक उनके इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही बोला था कि 5.25% टाइप गाइडेंस थी, और उसका मतलब था कि 2 और 3 25 बेसिस पॉइंट हाइक्स. उसके बाद उनके जनवरी में नंबर्स अच्छे आए तो लगा कि अच्छा जी ये 5.25 जो है 5.5 to 5 अच्छे मींस उनके लिए, मतलब अच्छे और इकोनॉमी के लिए अच्छे, लेकिन इंटरेस्ट रेट की तरफ से गंदे कि अब और 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो इसलिए वो 5.75 तक ले जा सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला, अब वो जो बैंकिंग इश्यूज हुए उसका जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भाई ब्रॉडली स्पीकिंग वो 0.5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बराबर की इशू है, क्योंकि आपने इतनी क्रेडिट पे प्रॉब्लम हो गई, जॉब में प्रॉब्लम हो गई, बैंकिंग क्राइसिस हो गया, तो उसका जो एंड गोल है, एंड गेम है, दैट इज लाइक 0.25 to 0.5% हाइक हो गया एज इफ. अब वहां की मार्केट्स बोलते हैं कि जी सितंबर में हम कट करेंगे, हम नहीं कट करेंगे, सॉरी, मार्केट कहती है कि फेडरल रिजर्व कट करेगा, और फेडरल रिजर्व अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम नहीं कट करेंगे. मैं कहता हूँ फेडरल रिजर्व के साथ जाओगी, क्यों फाइट करनी है? लेट अस से कि नहीं कट होगा एंड इट विल कट समटाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24. तो उसके 3-4-6 महीने पहले तो वो एक्साइटमेंट फिर बिल्ड इन हो जाती है. सो बाय नेक्स्ट 3-6 months you would still be thinking positively, and these 3-6 months में अगर कोई और इवेंट नहीं होता, कोई और बैंकिंग इशू बढ़ती नहीं है, that is a plus for this time right now. अब ये ऑब्वियसली बैंकिंग इशू से 6 महीने लाइफ शिफ्ट हुई है, बट अब ऐसी होती है ना लाइफ, ये ऐसे जो इक्विटी मार्केट्स का है कि भाई एंड में यू विल मेक सम डिसेंट मनी, बट बीच में यू हैव टू हैंडल दीज इवेंट्स एज लॉन्ग एज दे डोंट ब्लीड अस टू डेथ. क्या फर्क पड़ता है, 3-6 महीने और लगाइए, वो सब वापस दे जाते हैं विद कंपाउंडिंग. अच्छा समीर सर, जाते जाते वो ट्विटर की वो चिड़िया की जगह वो डॉग आइकन कैसा लगा आपको? मैंने देखा जब मैंने पढ़ा था कि उससे वो बढ़ गया कितने 20-30%. अब ये सब तो इलॉन मस्क कैन डू व्हाट वांट. मैंने तो खाली ये डिसाइड किया मैं $8 नहीं दे रहा. मैं ये तो इसीलिए आपने अपने पेज पे ऊपर ही टिक मार्क लगा लिया है. मैं क्या, मैं अपने आप लगा सकता हूँ, उसके लिए उसको क्या देने की जरूरत? तो वो हमारा लीगेसी हो गया. अभी तक हटा नहीं है. सिंगापुर वालों को सोचो बड़े कम लोग हैं यार, वो रहने दो. समीर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारे पर्सपेक्टिव पे रखने के लिए सब चीजों को. वीरू, एक बात तो मैं अपन भूल ही गए. कौन सी? भाई साहब, आपने एक फोटो दिखाई थी एचपी के पेट्रोल पंप की, कोई खबर ही नहीं उस पर. आज टीज भी नहीं करा आपने. यार सवाल ये हाल है ना, सवाल देके टीचर भूल गए. एक सेकंड, टीचर खुद ही होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बच्चों से क्या कराएंगे? ये मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं, मैं दरअसल ना भूल गया था आशीष, ये समीर सर के साथ डिस्कशन में, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, ठीक है ना. ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप है. ये करीब 12,270 फीट की ऊंचाई पे ये काजा में, यानी लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है. अब सोचिए 12,270 फीट की ऊंचाई पर. कभी मौका मिले लाहौल स्पीति जाने का तो ज़रूर जाइएगा आशीष. बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पे पेट्रोल पंप बनाना वाकई. अरे आप तो ऑयल एंड गैस ट्रैक करते हो, पानी तो जम जाता है इतनी हाइट पे, इतनी ठंड में पेट्रोल डीजल जमता नहीं है क्या? नहीं जमता ना. अच्छा, मतलब
आता रहेगा गीला गीला। ये सवाल आदमी का खून भी जम जाना चाहिए। नहीं जमता। जमता नहीं, मतलब अपन ने सिर्फ जनरली पूछ लिया, लबालब पानी फ्लो ऐसे ही रहेगा एकदम। वीरू, आज का कोई सवाल? अच्छा, एक फोटो लाऊंगा आपकी स्क्रीन पे। ये गणेश जी की प्रतिमा है, ठीक है? इसकी खासियत क्या है ये बतानी है आपको। इस प्रतिमा की, इस फोटो की, इस तस्वीर की एक खासियत है और वो बतानी है आपको, और इसका कल जवाब मैं उत्तर दूंगा लगभग 10:20 पर। प्रोड्यूसर साहब वो इमेज लेके आइएगा। ये इमेज है गणेश जी की, वो जवाब देना है उसको। आशीष, मैं ट्विटर पे भी डाल दूंगा ये इमेज। आपने इमेज भेजी नहीं है यार। और कोई इमेज ही नहीं है। इमेज अरे क्या है फोटो भाई? दिखाओ ना। अच्छा, हम जल्दी से प्रोसेस करा देंगे, नीरज जी के शो में इमेज दिखाते जाएंगे अगले शो में, पूछ रहे हैं और कि- ट्विटर पे अपडेट कर देंगे। स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन पेपर पेपर ही नहीं लेके आए। जो एग्जाम ले क्वेश्चन रहे हैं। पेपर दिया आज सॉल्व करो। क्वेश्चन आपने भेजी नहीं है, जिस प्रोड्यूसर को भेजी थी वो छुट्टी पे आज, सॉरी यार नहीं, मैंने भेज दी थी महाराज। आज सारे डिस्कशन में ना ये सब कुछ चला गया। चलो कोई नहीं, आज ये नीरज जी है ना हमारे जो प्रोड्यूसर, नहीं दूसरे नीरज जी है। हाँ, स्टूडेंट वो के छुट्टी पे सामने आए कोई बेचारे। पर्चा नहीं आया, ये नीरज जी इसलिए हमारे कोई प्रोड्यूसर है। आज छुट्टी। कोई एग्जाम नहीं। चलिए, हम नीरज जी के शो में कोशिश कर रहा हूँ, एंड में जाते जाते वो इमेज दिखा देंगे जो वीरू सवाल पूछ रहे हैं। हम कल उसका इसी समय जब सब तीनों जुड़ेंगे तो जवाब लेकर आएंगे। नीरज जी, ओवर टू यू भाई। बिल्कुल, और उस सवाल का पर्चा आ गया तो हम आपको दिखा देंगे, फिर उसका हम लोग कल जवाब लेंगे।